वॉइस ओवर पर चर्चा. So, welcome to another episode of Voiceover Par Charcha. In this special episode, it's our honor, it's our privilege to have Mayank Jain as a guest. He's a very senior, seasoned professional voice artist and a writer. For example, some of his creative works, he's the Hindi writer of Deadpool, Logan, and the list is too big. So, Mayank sir, thank you so much for being a part of Voiceover Par Charcha. बहुत शुक्रिया इस शो पर आने के लिए. बहुत शुक्रिया आपका मुझे शो पे बुलाने के लिए एंड the thanks is more to you for planning things and in a very systematic way, so thank you so much. Okay, so ये शो शुरू करने से पहले मैं अपने लिसनर्स को, सब्सक्राइबर्स को, व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा, बिफोर वी फॉर्मली और प्रोफेशनली केम इन टच, मतलब संपर्क में आने से पहले काम के सिलसिले से, मैं इस पे आऊंगा, इस टॉपिक पे. मैं सर को वैसे भी जानता था. हुआ क्या कि मेरा एक कॉलेज का दोस्त है जिसका नाम है सार्थक सेठी. ही इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइंड. तो उसको मेरे लक्षणों से पता लग गया था ये कहीं ना कहीं इस तरह की कलाकारी करता रहता है. तो उसने मुझे ना कोई रेफरेंस दिया कि मतलब एक हिसाब से मतलब उसने कहा कि मेरे फैमिली से एक मेरे नोन है, कजिन है दूर के, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट उसने इतना ऐसा कुछ कहा था. और उसने एक्चुअली आपका रेफरेंस दिया था कि पहले तो उसने निकनेम लिया, ठीक है, तो मैं तो समझा नहीं भाई, मुझे तो नाम तो बता दे. राइट. उसके बाद फिर उसने मैंने कहा भाई तू मुझे असली नाम बता देना, तो मैं फिर उनके टच में आता हूँ. फिर उसने आपका फेसबुक का लिंक शेयर किया एंड मुझे पता नहीं क्या सूझा, मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज दी. और मुझे थोड़ा मुझे खुद ऑकवर्ड लगा कि एक तो मैं तो वॉइस इंडस्ट्री में आया नहीं था और हमारे म्यूचुअल फ्रेंड्स भी नहीं थे और एक अनजान आदमी, तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप उस टाइम पे एक मतलब फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करोगे, बट शायद किस्मत में मिलना था. सो इन द ईयर 2021-22 हम काम से संपर्क में आए. सर की जो कंपनी है उनको एक गुजराती वॉइस आर्टिस्ट की रिक्वायरमेंट थी और उस तरह से हम दोबारा संपर्क में आ गए. अब इसमें थोड़ा सा मेरा वर्जन भी इसमें आना चाहिए. तो जब आपने, मैं बताता हूँ, रिलेशन ये है कि सार्थक के फादर मेरी सगी मौसी के बेटे हैं. ओके. सो द रिलेशन इज नॉट दैट फार, इट इज क्वाइट क्लोज. और हमारे फैमिली में नाना दादा दोनों साइड पे कोई भी मीडिया इंडस्ट्री में नहीं है. ऑल आर प्रोफेशनल्स. इनफैक्ट आई हैव आल्सो डन माय एमएससी इन कंप्यूटर साइंस, सो आई वाज आल्सो सपोज्ड टू टेक अप अ 9 to 6 जॉब and work in an IT company, which of course I broke the shackles. I did something on my own, and I am the only person in my both families who's in media. So I am quite an outcast, I would say. मतलब बोलते हैं ना जैसे कि मैं अपनी फैमिली के लिए बिल्कुल आउटकास्ट कह लो, एक्सेप्शनल कह लो. और मुझे ये भी अजीब लग रहा है कि मैंने तुम्हारी फ्रेंड रिक्वेस्ट अप्रूव क्यों की, क्योंकि मैं तो जानता नहीं था. हो सकता था थिंग्स वर अबाउट टू हैपन, तो वो हो गया एक जरिया. नहीं वो मैंने फिर दोबारा भेजे आपको जब हम एक बार हमारा प्रोजेक्ट हो गया ना, उसके बाद फिर शायद उसके बाद की उस तब तो. और तुमने शायद ये सार्थक वाली बात तुमने मुझे उसके बाद बताई थी, आफ्टर वी फिनिश्ड आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. इनफैक्ट कपल ऑफ प्रोजेक्ट्स, मुझे 1-2 प्रोजेक्ट्स हो गए, फिर मैं थोड़ा खुद रिकॉल करना मैंने शुरू किया. मैंने आपकी कहा, मैंने थोड़ा रिकॉल किया कि मैंने आपको देखा हुआ है, फिर मुझे याद आया किस्सा, फिर आपसे बात हुई इस बारे में. और इतना नहीं, मैंने मेरे कजिन से बात की. मैंने कहा अरे आपके बेटे का कोई फ्रेंड है हर्ष नाम का, आप बिट्स प्लानिंग में साथ में थे. तो बोले अच्छा होगा यार, मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स बच्चों के कई फ्रेंड्स आपको नहीं पता होते हैं. इट्स अ वेरी फ्रेंड्स, उनकी फ्रेंडशिप है वो. तो इस ऑर्डर बढ़िया यार, तुमने उसको काम दे दिया. मैंने कहा नहीं, बहुत कैपेबल लड़का है, टैलेंटेड है, आवाज बड़ी अच्छी है, इंस्ट्रक्शंस बड़े अच्छे लेता है. हर्ष, हमारे लाइन में प्रॉब्लम ये है ना, हर कोई आदमी जो शायरी बोल लेता है वो सोचता है मैं वीओ आर्टिस्ट बन गया. यस. मेरे को इस बात से बड़ा परहेज है. मैं सीधा पॉइंट पे जल्दी क्यों आ रहा हूँ. मेरे पास दिन में 5 से 6 सैंपल्स आते हैं. A good voice doesn't mean that you can be a good VO artist. A good oratory skills of saying a शायरी in a very decorative way doesn't mean that you are a VO artist. मैं गया था समंदर किनारे ऐसा हो गया. ये VO नहीं है, ये कहीं से VO नहीं, ये मेड अप कर रहे हैं आप अपनी वॉइस. VO is something very natural to yourself. Your voice in the most natural form. ये लोग समझते नहीं है, उनको बुरा लग जाता है. और आप जैसे लोग हैं, बच्चे, मैं तो बच्चा ही कहूंगा, मेरे से बहुत छोटे हो, कि आपको लगता है कि नहीं मयंक सर जो कह रहे हैं हम उसको डायरेक्शन की तरह ले, फीडबैक की तरह ले. कई बार मैं आप पे चिल्ला भी देता हूँ, आपने शायद देखा होगा. नॉट इन अ वेरी नेगेटिव सेंस, आई वांट टू इम्प्रूव. कहीं वो चिल्लाना मेरा गाइडेंस समझ लीजिए आपको. आप, आई नेवर मीन टू डू हार्म टू यू. वो एक गाइडेंस, एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है मेरी तरफ से, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप ग्रो करो. तो मेरे को याद है लास्ट प्रोजेक्ट हर्ष मैंने तुम्हारे साथ किया था, वो तुम्हारा अप्रूव भी हो गया था और तुमने कुछ उसमें गड़बड़ी की थी, तो मैंने तुमको बोला था हर्ष क्या किया तुमने यार ऐसा. बट वेरी हम्बली
एज यू आर लर्निंग फ्रॉम अ सीनियर, तुमने उस इंस्ट्रक्शन को लिया एंड द नेक्स्ट टेक दैट केम फ्रॉम यू वाज फिनोमिनल एंड दैट इज व्हाट आई वांटेड। सो अगर हमारी गाइडेंस से अगर आप बेटर होते हो तो उसमें क्या बुराई है? बिल्कुल बिल्कुल, उसमें मतलब इसमें तो जितना हम सीख सकते हैं, जितना हम, एक क्रिएटिव फील्ड है। सो एनीवेज, मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्से अपने व्यूअर्स और लिसनर्स को चाहता हूँ पता चले। वैसे जितने भी मैं अभी तक जैसे डबिंग आर्टिस्ट को या वॉइस आर्टिस्ट को मिल चुका हूँ, या कुछ लोग का मैं जैसे इंटरव्यू भी ले चुका हूँ, तो उसमें क्या होता है कि मेजॉरिटी, आई एम नॉट सेइंग एवरीवन, बट मेजॉरिटी क्या होता है कि पहले किसी और प्रोफेशन में होते हैं, उसके बाद फिर वो प्रोफेशन स्विच करते हैं। आपके केस में आपके स्कूल और कॉलेज के समय से, और आपका दोनों प्रोफेशन पैरेलली, आपका डबिंग आर्टिस्ट का, वॉइस आर्टिस्ट का और राइटर का। तो मैं वो जो कहानी बहुत मैं रिवील नहीं करना चाहता, आई डोंट वांट टू ब्रेक द सस्पेंस, मैं चाहता हूँ आप ही वो बताइए। नहीं तो ऐसा था ना, मैं बताता हूँ हुआ क्या था। 12th के एग्जाम्स खत्म हो गए थे और हर यंगस्टर 12th में एग्जाम जो देता है उसमें बड़ी एनर्जी होती है, मैं रोज दोस्तों को मिलूंगा, रोज पार्टी करूंगा, रोज ये करूंगा। एक हफ्ते बाद सब आदमी सुस्त हो जाते हैं। एक हफ्ते बाद सर का किसका खाता है? सर वो अपने मम्मी पापा का। मैं वो हो गया, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या कर सकता हूँ? फिर फ्रेंड्स कोई नहीं आते, सब अपने अपने घर में अपने माँ बाप को तंग कर रहे होते हैं। तो हुआ ये कि उस दौरान जब मैं मेरी मम्मी को तंग कर रहा था, क्योंकि पापा ऑफिस चले जाते थे, तो मम्मी ने कहा भाई मैं तेरे से बोर हो गई हूँ, तो या तो कहीं चले जा या मेरी जान छोड़। ये एक्चुअली वर्ड्स थे उनके। तो रात को जब पापा आए तो पापा से डिस्कशन हुआ, तो बोले तो एक काम कर, तो कुछ करता क्यों नहीं है? तो मैंने कहा मैं क्या करूंगा 12th के बाद, मैं क्या कर सकता हूँ 12th के बाद? तो बोले देख मैं तेरे को बताता हूँ, दिस इज वेयर द रियल गेम चेंज फॉर मी। सो हिज वेरी गुड फ्रेंड लीला घोष, जो किसी भी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है, लाइक द डबिंग ऑफ पायनियर इंडस्ट्री, दादा साहब फाल्के अवार्ड विनर, शी वाज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माय फादर। तो उन्होंने कहा देख लीला यही स्टूडियो पास में है, तू उसके पास जा, कुछ तो सीखेगा, नहीं जाएगा कम से कम घर से निकलेगा, कुछ करेगा, तू जा यहाँ से। तो मैं अगले दिन मन मार के चले गया, बिकॉज पेरेंट्स का प्रेशर था। मैंने कहा चलो देखते हैं कितना कितना बुरा हो सकता है कुछ जिंदगी में आपके साथ। तो मैं चल दिया और घर के काफी पास था, इट वॉज वॉकिंग डिस्टेंस, तो मैं चल दिया पे। जैसे ही वहां पहुंचा, मैंने सबसे पहले देखा ओमपुरी सर को डबिंग करते हुए। पहला दिन आप खड़े हो पीछे, ओमपुरी ईस्ट इज ईस्ट डबिंग, ओमपुरी सर ईस्ट इज ईस्ट पिक्चर की डबिंग कर रहे हैं हिंदी में। ओहो, मतलब एक यंगस्टर को और क्या चाहिए, नजरें ना हटे। और आपके खानदान में मीडिया में कोई नहीं है, तो आप देख रहे हो ऐसी ऐसी मशीन देख रहे हो, रिकॉर्डिस्ट रिकॉर्डिंग कर रहा है, वो डबिंग डायरेक्टर लीला जी बैठी हुई है, वो समझा रही है। वो है हुआ ये कि उस दिन कुछ एक वर्ड की कमी पड़ रही थी, कि जैसे कि मतलब कमी होती है एक किसी चीज की कमी। तो मैंने कहा, उर्दू में एक वर्ड ध्यान में नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा खामी, तुरंत मेरे दिमाग से निकला। तो लीला जी की नजर एकदम ऐसी, गुड। तो मैंने कहा थैंक यू लीला जी। अब तो लीला जी ने कहा अगले दिन आ जाना। अगले दिन तो मयंक जैन की तारीफ हो गई, और क्या चाहिए था? तो मयंक जैन सुबह खुद नाश्ता करके निकल गए, मतलब झंडा गाड़ दे। अब अगले दिन मुझे ले जाएगा राजकमल स्टूडियो। उस वक्त राजकमल स्टूडियो, जैसे प्रसाद स्टूडियो हुआ करता था चेन्नई में, राजकमल स्टूडियो मिक्सिंग स्टूडियो था, जहाँ पे डॉल्बी एटमॉस की मिक्सिंग होती थी पिक्चर्स की। तो मुझे समीर शेख जो थे, लीला आंटी के नेक्स्ट डेप्यूटी, ही टुक मी टू राजकमल स्टूडियो कि चल मैं तेरे को लेके चलता हूँ। और यार वहां पे वो रील्स का कमरा देख के आज भी मतलब मेरे जहन में वो किस्सा बहुत ताजा है। वो रील्स अभी भी आंखों के सामने आ रही है। वो देख के मैंने कहा यार क्या लाइफ है, क्या जिंदगी है यार, मतलब ये तो आई थिंक दिस वाज द स्टार्ट हर्ष। फिर एक दिन हुआ ये कि एक स्क्रिप्ट की डबिंग हो रही थी, तो मैंने कह दिया कि कितनी बकवास स्क्रिप्ट लिखी है, किसने लिखी है? लीला जी सुन रही थी, लीला जी ने ऐसे चश्मा उठा के अपने देखा, बकवास है। मैंने कहा बेकार है। मैंने कहा इससे बेटर तो मैं लिख लेता। तो बोली मयंक गो हो, अब तुम ये स्क्रिप्ट कर लिख के लाओगे अपने तरह से। मैंने कहा यार फंस गया मैं तो और वो स्क्रिप्ट एक बहुत सीनियर राइटर की थी। एनिमल प्लैनेट जस्ट लॉन्च हुआ था इंडिया में, मैं बात कर रहा हूँ 20 साल पहले की। एनिमल प्लैनेट जस्ट लॉन्च हुआ था, उसके कुछ शोज हम कर रहे थे, और मैंने किसी सीनियर राइटर की स्क्रिप्ट को कह दिया ये बड़ी घटिया स्क्रिप्ट है, और मुझे चैलेंज दी गई बोल के कि अबे तुम लिख के लाओगे। अब मैं फंस गया। मैंने कहा लीला जी भूल जाएंगे, इधर उधर घूमता रहा। तो लीला जी ने कहा क्या हुआ, तुम अब तक घर नहीं गए? और वो तो घर में सबको जानती थी। तो बोले कि तुम नहीं गए तो मैं जैन से बात करके जैन को बोलूंगी कि अब तक घर क्यों नहीं गए। तो मैंने कहा अरे मर गए, ये क्या हो गया। तो मैं घर चला गया, और तब हम VHS पे देखते थे कैसेट। मैं उस जमाने की बात बता रहा हूँ, जमाने के बाद ऑफ कोर्स सर 20-22 साल पहले तो फॉरवर्ड रिवाइंड करके देखते थे सीन, ताकि सिंक मैच हो जाए। तो लकीली मेरे घर में पुराना सा खटारा VHS पड़ा था, जो कि पता नहीं भगवान को कहाँ प्यारा होगा, किसको प्यारा होगा पता नहीं। तो मैंने उसमें देखना शुरू कर दिया। अब रात को पापा आए तो बोले तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? तो मैंने कहा ऐसा ऐसा किस्सा हो गया। तो बोले क्या होगा? हद से तू फेल होगा ना, ट्राई करके फेल हो, तुझे खुशी होगी कि मैंने कुछ किया। मैंने कहा यार बड़ी बड़ी बातें करना तो बड़ा आसान है, यहाँ मैं फंसा हुआ और इनको ये और मेरे को प्रवचन दे रहे हैं। तो घर में सब सो गए। 2 BHK का फ्लैट था, हॉल में मेरा VHS पड़ा था, टीवी से कनेक्टेड था।
मैंने देखना शुरू किया। अब हुआ रात को पापा देख रहे थे, 3-4 बजे तक मैं काम कर रहा था। ही सेड नथिंग, ही जस्ट स्लेप्ट। ही सेड सो जाना टाइम से, सुबह तेरे को जाना भी है। सुबह मैं वो, देखिए यंगस्टर्स की कितना टेढ़ा दिमाग होता है, स्क्रिप्ट को रोल करके, तब हम लिखते थे, टाइप नहीं करते थे माइंड यू, स्क्रिप्ट लिख के अपनी जेब की पीछे वाले पॉकेट में रोल करके मैं ले गया उसको, और टी शर्ट से ढक दिया कि कोई देख ना पाए मैंने क्या कारनामा किया। अब अगले दिन क्या हुआ, मैं पहुंच गया, लीला जी लेट आने वाली थी। तब हम पेजर्स पे मैसेज दे रहे थे, पेजर्स पे। अब ये दुनिया में हमने देखी, आपने नहीं देखी होगी। पेजर्स पे मैसेज देते थे तो हमें मैसेज आया कि आई विल बी कमिंग लेट टुडे, काइंडली स्टार्ट द डबिंग। ठीक है, मैं खुश कि मतलब जो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन आज का आ ही नहीं रहा, लेट आ रहा है। अब फाइनली बकरे की माँ कब तक खैर मनाती, लीला जी 1 बजे आ गई। तो जैसे वो आई, उन्होंने कहा मैं मेरे लिए गिलास पानी ले आना। मैं आया तो मैंने कहा अरे, मतलब भूल गई लीला जी पानी की बात की, वो बात नहीं कि मतलब आई एम सेफ। अब मैं जैसे ही आया, मैंने पानी दिया, उन्होंने डबिंग शुरू कर दी। मैं बाहर जानबूझ के घूम रहा था, मेरा काम अंदर रहने का, मैं बाहर टहल रहा था। फिर ये मैसेज आया कि मयंक को अंदर बुलाओ। और मैं गया, हाँ जी लीला जी, वो कुछ स्क्रिप्ट दी थी तुमको कल को लिखने के लिए। मैंने कहा हाँ दी थी, कहाँ है वो? लिखे नहीं लिखे? तो नहीं लिखा तो घर चले जाओ, लिखिए तो बता दो। मैंने कहा लीला जी छोड़िए ना, वो क्या बात पकड़ के बैठ गई हूँ। तो ऐसे तहश में कह दिया था यंगस्टर को, नहीं 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 नहीं। तो मैंने कहा लिखिए, लीजिए, मरता क्या मैं करता। उन्होंने वो स्क्रिप्ट पढ़ी, उन्होंने मेरे को, मैं बाहर चले गया डर के मारे, मुझे पहले से लग रहा था मैं एम्बैरेस करूंगा अपने आप को। मैं बाहर चला गया और मैंने फिर आवाज सुनी, मयंक अंदर आओ। और मैंने कहा यार फंस गया। मैंने कहा जिस बात का डर था वो हो गया। तो when she told me to sit beside her, तो she said मयंक वो कल की स्क्रिप्ट का है जो वो राइटर की थी। एक छोटा सा लॉकर हुआ करता था डबिंग रूम में, वहां पे सारी स्क्रिप्ट्स हम रात को रख देते थे, मतलब जो एपिसोड डब होगा तुमको याद रहे। तो मैंने कहा लीला जी वो तो अंदर स्टूडियो में पड़ा हुआ है छोटे लॉकर में, बोले लेके आओ। तो मैं लेके आया तो उन्होंने दोनों स्क्रिप्ट आसपास कर दी। तो बोले मेरे लिए जो तुमने लिखा है वो 100 टाइम्स बेटर। बढ़िया। और उसमें कुछ अभी देखिए, इस साल ही मेरी दिस ईयर हैज बीन फैंटास्टिक। आई स्टार्टेड द ईयर विद फास्ट एंड फ्यूरियस 10, देन आई डिड माय नेक्स्ट मूवी व्हिच वाज ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट। उसके बाद मेरी आज ही पिक्चर रिलीज हुई है परसों, मिशन इम्पॉसिबल 7 रेड रेकनिंग। और दो पिक्चर्स अभी और हैं, माइग्रेशन एनिमेशन फिल्म और द एग्जॉस्टिस्ट पार्ट 2। इस साल में मैं 6 पिक्चर्स के साथ शुरू कर चुका अपना साल, और ये गिनती बढ़ती जा रही है। मतलब मैंने कोई ऐसा ब्रांड नहीं जो नहीं लिखा है, एंड आई एम अमंग्स द मोस्ट सॉर्टेड डबिंग राइटर्स इन इंडिया राइट नाउ। और मैं साउथ की भी काफी पिक्चर्स, 100 के ऊपर पिक्चर्स लिख चुका हूँ एक्चुअली। तो ये काम कारवा बढ़ता गया, साल बढ़ते गए, मैं लिखता रहा और अच्छा लगता है मतलब ये काम करना। तो सर ये जैसा आपके बारे में मुझे पता चला कि कॉलेज में जैसे जब लड़के वगैरह जो ना टेबल में बैठे होते कैंटीन में, आप तब भी वहां पे स्क्रिप्ट लिखा करते थे? ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। एक बार क्या हुआ, जिस लड़की को मैं पटाने की कोशिश कर रहा था वो मेरे सामने बैठी हुई थी। कॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं, आई थिंक इट वाज 13th या आई वाज इन SY BSc सेकंड ईयर। तो व्हाट आर यू डूइंग? तो मैंने कहा कि एवरीबॉडी वाज एंजॉयिंग इन द कैंटीन। मिठीबाई कॉलेज हैड वन ऑफ द बेस्ट कैंटीन्स इन ऑल द कॉलेजेस इन मुंबई। बहुत अच्छी कैंटीन थी वहां पे। तो पूरा मतलब ऐसा लोग बैठते थे, मतलब लड़के लड़कियां, कि आपकी नजरें नहीं हटते उनके ऊपर से। तो वो बोली क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा मैं स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। तो शी सेड स्क्रिप्ट लिख रहे हो? तो क्या कौन सी स्क्रिप्ट लिख रहे हो? तो तब एक कार्टून नेटवर्क नया शुरू हुआ था, उस पे किपर द डॉग एक शो आता था, मैं उसकी स्क्रिप्ट लिख रहा था पूरे शो की। तो उनके लिए भी हैरानी की बात थी कि लोग जब कैंटीन में टाइम पास करते थे, मैं बैठे बैठे खाली लेक्चर्स में स्क्रिप्ट लिखा करता था। तो मैंने काम करना 17 इयर्स में शुरू किया। आज मैं 40 हूँ, मुझे 23 साल हो गए लिखते लिखते। और आई होप इसी तरह लिखता रहूं, आगे बढ़ता रहूं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और रोज एक नई चीज सीखता रहूं, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो सर यू नो ग्रेट टू नो अबाउट योर बोथ डबिंग एंड राइटिंग जर्नी। अब जैसे आपको 22 साल से ज्यादा हो गए इंडस्ट्री में, अब जैसे पिछले का 10-15 साल की बात करी जाए, जब आपने इस इंडस्ट्री में कदम रखा, तब बिल्कुल सही कह सकते हैं कैसेट सीडी का जमाना था। 2010 से लेकर अभी तक जैसे इंटरनेट का राइज हुआ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ गए, यूट्यूब आ गया, OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए, तो डेफिनेटली जाहिर सी बात है कि अपॉर्चुनिटीज तो बढ़ी है काम करने का। और टू योर मैसेज टू ऑल द यंगस्टर्स जो इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, जो एपिसोड को देख रहे हैं, उनका आपको क्या एक तरह से मैसेज है, सजेशन है? यस, दो बातें देखो हर्ष। एक तो ना अपनी इस लाइन को प्लीज पार्ट टाइम लाइन कहना छोड़ दो। आप जो काम कर रहे हो, जिससे पैसे कमा रहे हो, उसको डिग्रेड मत करो अपनी नजरों में। आप जो काम कर रहे हो उसको नजरें उठा के देखो। डबिंग इंडस्ट्री ने कई लोगों के घर चलाए हैं। आज कई सारे एक्टर्स हैं जो छोटे छोटे रोल कर रहे हैं क्राइम पेट्रोल में, या आप देखते हो एक्स्ट्रास का काम कर रहे हैं, उन्होंने भी डबिंग से अच्छा खासा फॉर्च्यून बना लिया है।
तो डबिंग को आप प्लीज एक सेकेंड हैंड करियर या सेकेंड हैंड स्टेपनी की तरह मत देखिए, इट इज अ फुल फ्लेज करियर। और अब आपने 2010 से कहा, मैं आपको 3 बड़े डिफरेंसेस बताता हूँ, टेक्नोलॉजी, क्रेडेंशियल्स एंड क्वालिटी, ये तीनों में बहुत फर्क है। कैसे टेक्नोलॉजी बदली है, हम कैसेट्स यूज किया करते थे, डीवीडी आ गया, पेन ड्राइव आ गई, अब नेटफ्लिक्स वाले शोज लिखते हैं डायरेक्ट वहीं डब हो रहा है। कोविड के टाइम पे हमने देखा कि लोग अपने होम स्टूडियो से डब कर करके चीजें भेज रहे थे, तो कुछ नहीं रुका। तो टेक्नोलॉजी। सेकेंड, क्रेडेंशियल्स। आज एक डबिंग आर्टिस्ट को क्रेडेंशियल्स मिलने लग गए। हमारे टाइम पे गुमनाम था, आज हमारा नाम आता है स्क्रिप्ट अडेप्टेड बाय, हिंदी स्क्रिप्ट अडेप्टेड बाय, मेरा नाम लिखा होता है, आर्टिस्ट का नाम लिखा होता है, डब बाय हर्ष जोशी, फलाना कैरेक्टर डब बाय हर्ष जोशी। मतलब एक बता रहा हूँ छोटा सा एग्जांपल। तीसरा, क्वालिटी ऑफ स्क्रिप्ट्स काफी बदली है। हम नए डबिंग इंडस्ट्री ने एक अच्छी चीज पता है क्या की हर्ष, हम हर जमाने के साथ कदम से कदम मिला के चले। जहां हम पहले चर्च को गिरजाघर लिखा करते थे, आज हम उसको चर्च लिख रहे हैं। जहां हम एक माफ कीजिएगा शुक्रिया लिखते थे, आज कोई रिक्शा वाला भी शायद भाषा यूज नहीं करता, वो भी बोलता है थैंक यू मैडम, सॉरी मैडम, सॉरी मैडम, सॉरी मैंने गलत सुना था। तो मुझे, जब हम सोचते हैं ना, हमें अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। वी शुड ऑलवेज थिंक ऑफ द लास्ट यूजर स्टैंडिंग ऑन द लाइन। सो द लास्ट यूजर इज दैट रिक्शा वाला और पान वाला हु इज स्पेंडिंग मनी एंड सीइंग दैट 100 रुपीज का टिकट देके वो हॉलीवुड की मूवी हिंदी में देख रहा है। आपको अपना लेवल उस तक उतारना पड़ेगा, उसकी सोच तक उतारना पड़ेगा, वरना आप लोगों से कनेक्ट नहीं करोगे। तो ये कुछ चीजें जो यंगस्टर्स को याद रखनी चाहिए, अगर वो डबिंग कर रहे हैं उसमें भी, और अगर स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहे हैं तो उसमें तो बहुत जरूरी, क्योंकि आप जो लिखते हैं वही रिकॉर्ड होता है। तो यानी आप रिकॉर्ड की बुनियाद है, राइटिंग स्क्रिप्ट एक रिकॉर्डिंग की बुनियाद है। उसको अगर बुनियाद कमजोर होगी तो बिल्डिंग गिर जाएगी, याद रखिए। बिल्कुल सर। और जहां तक कि राइटिंग की बात आती है, एक हिसाब से तो आजकल क्या हुआ है कि जैसे जब भी कोई क्रिएटिव चीज की बात आती है ना, जैसे आजकल एक चीज मैं कहूंगा, ये फ्यूचर है, मैं नो डाउट इसको मैं कहीं डिनाई नहीं करता, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा काफी काम जो है एआई टूल्स आसान कर देते हैं। और हर जगह पे एआई, कहीं ना कहीं हर कोई ऐसी फील्ड नहीं बची जहां पे एआई या तो दस्तक दे चुका है या देने वाला है। लेकिन जब राइटिंग की बात आती है, क्योंकि ऐसे ना हम कहीं ना कहीं लिंक्डइन पे देखते हैं कि अब तो सारा काम एआई करेगा। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ हर्ष, गूगल ट्रांसलेट नाम का टूल है, आपको पता होगा शायद। यस, गूगल ट्रांसलेट मैं बहुत यूज करता हूँ। मैं कैसे यूज करता हूँ? मैं यूज करता हूँ उसी हद तक जब तक मुझे वो सही लगता है। ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना एआई ट्रांसलेशन का कोई मतलब नहीं है। वो इतना वेग ट्रांसलेशन देता। आप एक काम करेगा हर्ष, मैं आपके व्यूअर्स को भी कहना चाहूंगा, उन्हें कोई क्लासिक अगर डब पिक्चर देखनी है ना, जिसमें उनको पता चले कि वो ट्रांसलेशन, हमें बड़ा बुरा लगता है जब मुझे अच्छा ट्रांसलेटर हो, आप पिक्चर्स ट्रांसलेट करते हो। ट्रांसलेशन इज अ वेरी लिटरल टर्म। व्हाट वी डू, you can call it transcreation or adapting a language into other language. Yes. आप उनको बोलिएगा डेडपूल 1 या डेडपूल 2 देख लें, कुंग फू पांडा 1, 2, 3 देख लें, उसमें आप वो ह्यूमर को देखिएगा कि किस तरह अमेरिकन ह्यूमर और स्लैंग्स को हिंदी में अडैप्ट कर, हिंदी में क्या ठीक है, तो उनको समझ में आएगा हाँ यार वाकई इन्होंने मेहनत की है, क्योंकि उनको लगता है तो ट्रांसलेट करता है, कौन सी बड़ी बातें हम भी कर लेंगे, ठीक है चलिए वो चीज। तो गूगल ट्रांसलेट मैं बहुत यूज करता हूँ, और उसे यूज करने का तरीका भी बहुत ज्यादा केयरफुल है। मेरे पास कई ऐसी स्क्रिप्ट्स आती है, लोग बोलते हैं मयंक सर हमको आपके साथ काम करना है, मैंने कहा मुझे कुछ लिख के दीजिए, वो लिख के देते, इतना वाहियात होता है हर्ष, वो पूरा गूगल से उठा के। हम गूगल जब यूज करते हैं तो गूगल में हम अपना फ्लेवर डालते हैं, गूगल ट्रांसलेट को हम सिर्फ यूज करते हैं रेफरेंस की तरह। बिल्कुल, मैं गूगल ट्रांसलेट को यूज करता हूँ, अगर मुझे जैसे कोई वर्ड है इंग्लिश का, मुझे उसका मीनिंग पता नहीं चल रहा है, तो मैं उस मीनिंग को लेता हूँ, वो शब्द को हो सकता है मैं ना लिखूं, उसको अपनी तरह से लिखता हूँ। तो आपको वैसे सोचना पड़ेगा उसके हिसाब से। और बिलीव करिए, एक और बड़ा मिथ है, मिसकंसेप्शन लोगों में है, जो राइटर्स हैं नए, वो सोचते हैं हमारी हिंदी अच्छी है तो हम ट्रांसलेट कर लेंगे। नहीं, जब तक आपकी सोर्स लैंग्वेज अच्छी नहीं होगी, आपकी टारगेट लैंग्वेज अच्छी हो ही नहीं सकती। मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आ रही तो मैं ट्रांसलेट करूंगा किससे? सो फॉर मी टू हैव अ गुड होल्ड ओवर अ ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिएशन, आई शुड बी गुड इनफ टू इंटरप्रेट द सोर्स लैंग्वेज, which is English in this case. तो ये कई चीजों का मिसकंसेप्शन लोगों में है, तो मैं इतना बता दूं कि इंग्लिश दुरुस्त करिए, हिंदी तो नेचुरली फ्लो होगी अगर आप हिंदी बोलते हैं तो। इंग्लिश अगर आप समझ गए, इंग्लिश का मीनिंग आपने निकाल लिया, तो हिंदी ट्रांसलेशन विल बी एज बोलते हैं ना, इट विल बी इजी वर्क फॉर यू। मतलब एक हिसाब से ये क्रिएटिविटी एंड कनेक्टिंग विद द मास, कि वो लोग इसको क्या समझ पाएंगे, इसका जो मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम, मेरे को इस बात से कोई कंसर्न नहीं कि हर्ष मेरी पिक्चर को समझेगा कि नहीं समझेगा, क्योंकि हर्ष का इतना इंटेलेक्ट है, वो उस पिक्चर को समझ जाएगा।
मेरे को प्रॉब्लम और कंसर्न इस बात से कि रिक्शा वाला या एक धोबी या कोई एक भी लॉन्ड्री समझे। वाला, यस यस वो एंड यूजर समझेगा नहीं समझेगा, अगर वो समझ गया तो हर्ष तो नेचुरली समझ जाएगा। बिल्कुल। तो ये कुछ नुआंसेस है, और मुझे उस बात से भी परहेज है जो राइटर्स बहुत ज्यादा गाड़ी हिंदी लिखते हैं। हम्म, ये आज के जमाने में जहाँ पे लॉल, योलो और ऐसे वर्ड चल पड़े हैं, आपका ये अनुसंधान और संक्षेप और संरचना और आकाश गंगा ब्रह्मांड, यार रामायण थोड़ी लिख रहे हो यार। मतलब गैलेक्सी को गैलेक्सी लिखो। मैं गैलेक्सी में बिखरे हुए कई तारे देख रहा था, वहां पे जरूरी नहीं स्टार्स दिखना आपको। तारा एक ऐसा वर्ड है जो हिंदी में सब समझते हैं। सब देयर हैज समझते टू बी अ गुड ब्लेंड बिटवीन इंग्लिश एंड हिंदी, जहाँ पे इंग्लिश के जो वर्ड्स जो छोटे हैं वो यूज कर लो और हिंदी के जो छोटे वर्ड्स है वो यूज कर लो, हैं, यूज कर लो। और लैंग्वेज बढ़िया निकल के आती है। बिल्कुल। अब मैं अपने व्यूअर्स और लिसनर्स को बताना चाहूंगा, जैसे मैं सर के संपर्क में आया, आपकी जो कंपनी है, जिस कंपनी के जरिए आप सारी सर्विसेज ऑफर करते हैं, जिसका नाम है, इफ आई स्पेल इट करेक्ट, वॉडियो टी, करेक्ट? इट्स कॉल्ड वॉडियोट। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। वॉडियोट, यस, वॉडियोट। कुछ अलग करने की होड़ में मैंने कुछ ज्यादा ही अलग कर दिया। मैं चाहता था एक बहुत ऐसा नाम जो मेरी सर्विसेज को डिफाइन करे। अब अगर आप वॉडियोट की स्पेलिंग पे गौर करें तो VAUDIO बड़ा टी है उसमें। बड़ा टी है, यस। क्यों है? वीडियो के लिए ऑडियो एंड ट्रांसलेशन। ओके, ये इसका एक्रोनिम कह सकते हैं इसको। ओके, एक्रोनिम था। जो लोग जब सुनते बता रहे आपने ऐसा नाम रखा है, मैंने कहा कुछ अलग चाहता था। कुछ मैं अलग ही। एन एंटरप्राइजेस, एन ट्रांसलेशन, NK ट्रांसलेशन, NM ट्रांसलेशन ऐसे नहीं रखना चाहता था। आपने I तीनों wanted it to stand out। तीनों सर्विसेज को जोड़ दिया मैंने एक उसमें। और मैं अपने आप को लकी समझता हूँ, मुझे सौभाग्य मिला। और मैं इट्स यू आर वन ऑफ द वेरी रेयर पर्सन, वेरी रेयर क्लाइंट्स मैं कहूंगा, कि जिनके साथ मैंने तीनों भाषाओं में काम करने का मुझे मौका मिला। शुरुआत गुजरात से। अब इसके बाद तुम्हें एक और मैं सैंपल दूंगा हर्ष, वो मेरे पास अभी नया कुछ काम आया है। ओके तो इस सेशन के बाद तुमको एक सैंपल कट के देना है मेरा, जो शायद कल रिकॉर्ड करेंगे। ओके नाइस। वो हिंदी में है, वो राइट? हिंदी में ओके। तो हमेशा जैसे, क्योंकि आपका जिक्र हुआ, आपकी कंपनी का जिक्र हुआ, आपके बारे में, ये ऑफ कोर्स दिस एपिसोड इज अबाउट ऑल अबाउट यू। होता क्या है कि मैंने जिक्र किया, मैं लिंक भी शेयर करूंगा इस डिस्क्रिप्शन में। अब कुछ हमारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स या जो भी लिसनर्स हैं, जो लोग इंटरेस्टेड हैं डबिंग में या वॉइस ओवर में, अगर वो आपको अपना सैंपल सेंड करते हैं, सपोज करो वेबसाइट पता लग गई, ठीक है, अब उससे पहले आपने तो बता ही दिया था, आपने इन योर कह सकते बिल्कुल सीधी जबान में कि डबिंग का क्या परसेप्शन, वॉइस ओवर की तरफ क्या परसेप्शन होना चाहिए। अगर आपको वो अपने सैंपल्स भेजते हैं, सो मैं कह सकता हूं एज अ सजेशन प्लस एज अ डिस्क्लेमर, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? और शेख तो क्या ना, देखो मुझे न्यू कमर्स के साथ काम करने में कोई परहेज नहीं है। कई ऐसे न्यू कमर्स है जो मेरे साथ जिन्होंने काम किया था, आज वो इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कर रहे हैं मुंबई में। तो मुझे परहेज उनसे नहीं, मुझे परहेज उन लोगों से जो सीखना नहीं चाहते। यस, मुझे परहेज उन लोगों से जो नए नए आके ओवर स्मार्ट बनते हैं और जो हमें सिखा रहे हैं इतने साल से हम इंडस्ट्री में कि कैसे काम होता है। हमने इंडस्ट्री को ग्रो होते हुए देखा है अपने सामने। हमने हाई बैंड हाई टेक्नोलॉजी से जब हम मास्टर्स निकालते थे और वो ट्रांसफर करते थे, तो हमने वो जमाना देखा है। आजकल तो बड़ा इजी हो गया डेटा ट्रांसफर करना, वी ट्रांसफर, SendGV और पता नहीं क्या क्या आ गया। इट्स बिकम सच अ इजी थिंग। तो मुझे सोचना है, जब आपका कोई सीनियर हो ना, तो उससे आप बाकायदा राय लो। जैसे आप लोग हो, आप लोग सुनते हो, आप लोग राय लेते हो, उससे आपका बेनिफिट ही होगा। दूसरी चीज, जब आप सैंपल बनाते हो ना, बी एज क्लोज टू एज योरसेल्फ। हर्ष अपने को सैंपल में हर्ष ही रखे, हर्ष अपने को सैंपल में दूसरे की तरफ। ऑफ कोर्स कैरेक्टर पकड़िए आप, और कैरेक्टर पकड़ के अपनी वॉइस यूज करिए। आप मिमिक्री मत कीजिए। जैसे आज मैं अभी, जैसे मेरे को एक कॉलेज का तुमको सैंपल देना है, तो वो कुछ है कि हाँ अरे वाह, तो आप अपने एक्सप्रेशंस क्लियर रखिए ना। अरे वाह ऐसे कोई नहीं बोलता। आप फील करिए कि रियल, अरे वाह यार ये तो बहुत यम है, मतलब यार ये तो बहुत यम है, ऐसे कोई नहीं बोलता। ओवर एक्टिंग हो जाती है। नहीं मत करिए, मतलब नेचुरल रखना है। हमको भी अच्छा लगता है। तो बताओ कैसे जाना चाहोगे, फटाक से या मजे लेके? आप ऐसे बोलते हो, तो ऐसा सोचो कि उस सिचुएशन में आप किस तरह बोलते हो। जब आप, एंड बिलीव मी, even Amitabh Bachchan, I have got the honor to work with Mr. Bachchan also. Great. I am telling you, I am one of the luckiest people, very lucky people who were sitting face to face with him when he dubbed for a movie called Big Friendly Giant. Steven Spielberg की मूवी थी, और मैंने उसकी स्क्रिप्ट लिखी थी, और अमिताभ जी के साथ 6 दिन स्टूडियो में बिठाया हमने, फेस टू फेस, या समझ लीजिए उनके रूबरू। He was playing the lead role. अमिताभ जी ने अपने किसी इंटरव्यू में कहा था, डबिंग इज
30 times more difficult than acting. Acting, yes. यार एक्टिंग में तो आपके सामने एक बंदा खड़ा है, उसके एक्सप्रेशन से आप अपना डायलॉग्स बना सकते हो, एक्सप्रेशन दे सकते हो. आपके सामने तो एक इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट है, माइक. अब एक माइक को या तो आप अपनी दिलरुबा बना लो, या तो अपना दोस्त बना लो, या तो दुश्मन बना लो. आपको सारे एक्सप्रेशन उसके सामने लाने हैं, रोना भी उसके सामने. तो आप सोचिए आप कितना बड़ा काम कर, तो कैसे एक्टिंग से डिफिकल्ट ना हो. तो सोचिए अमिताभ बच्चन जैसा, अमिताभ बच्चन तो उस मुकाम पे कि हम मतलब हम तो कुछ बोल ही नहीं सकते. मैं क्या बोलूं, मैंने स्टॉलवर्ड का नाम ले लिया. तो आप सोचिए अमिताभ जी के साथ 3 दिन काम करके बहुत कुछ सीखा हमने. उनका थ्रो, कितनी सिंप्लिसिटी, कितनी मासूमियत. और हम डर रहे थे कि उनको कैसे कहेंगे कि सर डायलॉग ठीक नहीं बोला है अपने. अमिताभ जी को कौन कह सकता है. He was so sweet, you know what he told us at the first day. कि boss, listen, you are the writer, you are bigger to me in this project. Wherever I go wrong, please guide me and tell me if I'm wrong. I would love to do it again and again till you are satisfied. आप सोचिए, मतलब उसके बाद हमारी नर्व्स इतनी ईज हो गई. यार 8 o'clock का शेड्यूल, वो आदमी 7:50 को अपने स्टूडियो के अंदर चले जाते थे. दैट इज अमिताभ बच्चन जी. सीरियसली मैंने तो काम किया और बिलीव नहीं, मतलब इतनी सादगी और इतना एक अभी भी इस उम्र में भी काम करने का एक उतावलापन, जो बोलते हैं ना, एक मतलब आई वांट टू लर्न समथिंग न्यू टुडे. मतलब अमिताभ जी तो मतलब ही इज अ ग्लोबल आइकन. मैं क्या बोलूं आपको, कोई शब्द नहीं बोल. मतलब सोचिए यार, मतलब हम तो ऐसे थे कि हमारी औकात ही क्या है उनके सामने. आप सोचिए जरा. तो मतलब आप जब ऐसे स्टॉलवर्ड्स के साथ काम करते हो, उस मूवी में गुलशन ग्रोवर, अमिताभ बच्चन और परिणीति चोपड़ा थी, स्टार कास्ट थी उनकी, तो तीनों के साथ काम किया. वेरी गुड एक्सपीरियंस. तो मतलब मैं कह रहा हूँ कि आपको ऐसे लोगों से सीखना चाहिए कि ह्यूमिलिटी क्या होती है. बिल्कुल. 4 प्रोजेक्ट करके आप कहीं अमिताभ बच्चन जी से ऊपर नहीं जाने वाले हो. हाँ, आप अपनी नजरों में जरूर उठोगे, पर लोगों को गिराना मत अपनी नजरों में प्लीज. बिल्कुल सही कहा. आप काम अच्छा करो और अपनी इस लाइन को ना, एक तो डबिंग इंडस्ट्री को, एक पार्ट टाइम लाइन प्लीज. मेरे को बड़ी चिढ़ होती है लोगों से, पार्ट टाइम कर सकते हैं सर. मैं ऐसे लोगों से इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ बात करके. और अगर आपके सब्सक्राइबर्स वाकई अगर एक पैशनेटली मुझसे कुछ सीखना चाहते हैं, आई एम देयर. मैं फेसबुक पे भी कई लोगों को बोलता हूँ, मुझे मैसेज करते हैं कि भाई आपके समय, कई बार लोग बोलते हैं कि वी आर प्रोफेशनल. तो मैं उनका सैंपल सुन के बोलता हूँ, भाई तुम कहाँ से प्रोफेशनल हो, हमारी आवाज तो एकदम रॉ है, इसमें कुछ नहीं, ना खाना कहना कुछ है. आप जब माइक के आगे जितना बैठते हो ना, आपकी आवाज में उतनी मैच्योरिटी आने लगती है, कॉन्फिडेंस आने लगता है आवाज, कॉन्फिडेंस, फ्लो. तो फिर वो बोलते हैं नहीं सर हमने अभी शुरू किया. मैंने कहा झूठ तो मत बोलो ना यार कि आपने रिकॉर्डिंग की. मैंने कहा हम पकड़ लेते हैं, इतने साल से काम कर रहे हैं हम इंडस्ट्री में. फिर बोलते हैं सर क्या करें इंप्रूव करने के लिए. देन आई गिव सर्टेन एक्सरसाइजेस टू देम कि क्या कर सकते हैं, वो डबिंग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं. मेरी जितनी हेल्प होती है मैं कर सकता हूँ विद इन द गिवन टाइम आई हैव. शेड्यूल कई बार बहुत बिजी होता है, तो डेफिनेटली अगर आपके सब्सक्राइबर्स या आपके व्यूअर्स जेन्युइनली अगर एक कोशिश करें, तो मैं भी जेन्युइनली कोशिश करूंगा उन्हें इंप्रूव करने की, नो डाउट अबाउट. और आपको तो सर सुन के, जैसे यहाँ तक के माइक्रोफोन या मोबाइल कहाँ से रिकॉर्ड किया, वो भी आपको अंदाजा एकदम आ जाता होगा. बिल्कुल आ जाता है. इतने साल किया ही क्या हमने, यही तो किया है. ये सर बहुत बढ़िया चीज है. सो एनीवेज सर, थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग योर टाइम, अपना कीमती समय निकालने के लिए, एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस. I applaud you the effort you are doing. It is uplifting the dubbing industry, giving an insight to the youngsters who are basically who are trying to be a part of the industry. उनका एम्बिशन है, और मैं तो चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए. काम है इंडस्ट्री में आज, ऐसा नहीं. अब आपकी देखिए, आप बॉम्बे में नहीं है फिर भी आप काम करते हैं रेगुलरली. यस, घर से. हाँ, ऑफ कोर्स बॉम्बे में रहने का फायदा ये होता है दैट यू आर इन द इंडस्ट्री. आप बिल्कुल इंडस्ट्री, वो एक अलग ही एडवांटेज है. आने का मन भी बहुत है, क्योंकि अब तो हम 6 घंटे दूर हो गए. पहले तो दिल्ली में थे, अब तो यहाँ अहमदाबाद साइड आ गए. राइट. बट एक एडवांटेज तो जरूरी है. मुंबई में तो मैं मानता हूँ सर, और क्योंकि जिस तरह का काम इन टर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी या जो भी अच्छे जो प्रोजेक्ट्स में आज भी मैं कहूंगा मुंबई साइड से मैंने किया. और मुंबई इज रनिंग द मीडिया, मतलब देयर इज नो टू वेज अबाउट इट. तो आप वेलकम है. आपके सब्सक्राइबर्स भी अगर एक जेन्युइन नियत के साथ आगे बढ़ेंगे, तो हम भी 2 कदम और आगे बढ़ाएंगे उनको सिखाने के लिए, उसमें कोई दो राय नहीं. That's great. So जो भी लोग इस एपिसोड को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, चाहे वो Spotify पे सुन रहे हो, Amazon म्यूजिक पे, हॉपर पे, या YouTube पे देख रहे हो, सर का मैसेज लाउड एंड क्लियर है. जो अप्रोच है वो सर ने बता दिए, एंड आई थिंक इट्स क्रिस्टल क्लियर जो भी आपने अभी इस टाइम पे बताया. So thank you so much, sir, and I wish you all the best for all your projects, your company, your Thank you so much. Thank you so much. And my best wishes to you and your viewers and your subscribers. I hope you keep doing well in the industry and make a good name out of yourself. Thank you so much, sir. Thank you, Harsh. Thank you, dear.